केमिकल इक्विलिब्रियम के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ कर चुके हो। स्टार्ट आप लोगों ने बिल्कुल बेसिक से किया था। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि आखिर आपके पास इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। देन आप लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ मास एक्सचेंज, जिसकी हेल्प से आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना सीखा। आपने वहाँ पर सीखा कि आपके पास Kp क्या होता है, Kc क्या होता है, और Kp और Kc के बीच में आपके पास रिलेशन क्या होता है और किस तरीके से आप उनके ऊपर बेस आई न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। देन आप लोगों ने पढ़ा कि आपके पास किन किन फैक्टर्स के ऊपर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। अगर मैं इक्वेशन को चेंज कर दूंगा तो किस तरीके से आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से चेंज हो जाता है। तो वो सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी। एंड देन आप लोगों ने पढ़ा लीस्ट स्टैंडर्ड प्रिंसिपल, जहां पर आप लोग चेक कर रहे थे कि अगर मैं कोई चेंज करूंगा बाहर से एक्सटर्नली तो आपका इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा या फिर बैकवर्ड के अंदर जाएगा। ये सब बातें आप लोग कर रहे थे। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। एंड देन हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर एज सच आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड दिस इज लेक्चर नंबर 10 ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड होपफुली ये आपके पास लास्ट लेक्चर होगा इस सीरीज़ का। बट मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस सीरीज़ को बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो किया होगा, लेक्चर नंबर 1 से फॉलो किया होगा, क्योंकि हम किसी भी चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल के ऊपर जाते हैं। तो ये आपका लास्ट लेक्चर है, बट आई होप कि आपने स्टार्टिंग के 9 लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, फर्स्ट टाइम आप चैनल के ऊपर आए हो, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहां पर कोई नया वीडियो अपलोड करूं। एंड स्टार्टिंग से ही आपको इस लेक्चर को स्टार्ट करना है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे आप लेक्चर नंबर 1 के ऊपर जाओगे तो आपको जस्ट जाना है आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहां पर जाकर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम की अलग से एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से आप ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से ही हम लोगों ने सारी की सारी बातें की हुई है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट नंबर 4, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो ये क्या है, राइट। हम लोग बात कर रहे थे लीस्ट स्टैंडर्ड प्रिंसिपल की इन द लास्ट लेक्चर्स, और हम लोग वहां पर कह रहे थे कि अगर आपके पास कोई एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी और मैं बाहर से कोई चीज चेंज करता हूं तो आपके पास वो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होगा, आप यहां पर वही चीजें निकाल रहे हो। तो 3 इफेक्ट्स आप लोग पढ़ चुके हो। पहला आपने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि आपके पास वो जो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है उसके जो रिएक्टेंट स्पीशीज हैं, जो प्रोडक्ट स्पीशीज हैं, अगर उनमें से मैं किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करता हूं तो आपके पास इक्विलिब्रियम कहां पर शिफ्ट होगा, आप पढ़ चुके हो। देन आप लोगों ने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, यानी कि अगर मैं प्रेशर को चेंज करता हूं तो आपके पास वो जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, वो भी आप कवर कर चुके हो। एंड देन आप लोगों ने पढ़ा इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी एंड एट कांस्टेंट प्रेशर भी। तो आई होप कि वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आई होप कि आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा। हालांकि हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एक बार पहले पढ़ चुके हैं इस कोर्स के अंदर, तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर यूज करना था। बट अगर आप लोग नहीं कर पाए हो तो डोंट वरी, आज हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे ही। तो पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को दोबारा से अगर देखिएगा आप बड़े इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। सो अगेन ये आपके पास आज एक होमवर्क क्वेश्चन ही रहेगा, तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर पाओगे। और जो भी इसका आंसर आपका निकल कर आ रहा है उसे आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना है, ताकि जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं एटलीस्ट उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, उनको एक करेक्ट आंसर मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, राइट। सो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। थोड़े से नंबर्स इंक्रीज होते हैं तो हल्का सा मोटिवेशन मिल जाता है, दैट्स इट। और लाइक करने में आपका कुछ जाएगा नहीं, सो यू कैन लाइक द वीडियो। अगर आप लोग चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी आपको करना है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आपके पास यहां पर है 4th इफेक्ट, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 5 या 6 के अंदर, राइट। तो आई होप कि आपको पता होगा कि आखिर वेन होफ इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन का आप लोग डेरिवेशन भी देख चुके हो। आपके पास इक्वेशन क्या थी, ln K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R इंटू में T2 - T1 डिवाइड बाय T1 T2। अब यहां पर ये K2 क्या है, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर। आपके पास K1 क्या है, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर। तो अगर आपको एक टेम्परेचर के ऊपर, अगर आपको पता है कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो आप दूसरे टेम्परेचर के ऊपर भी अपने
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकाल सकते हो, बशर्ते आपको उस रिएक्शन में क्या पता हो, चेंज इन एंथैल्पी पता हो। आर तो क्या होता है, कांस्टेंट, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। यूनिट्स का भी आपको प्लीज ध्यान रखना है। तो जितने भी कांस्टेंट्स आपके पास आते हैं उनकी यूनिट्स आप लोग प्लीज साथ में याद करते हुए चला करो कि उनकी यूनिट्स क्या है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो उन्हीं की यूनिट से आपके पास चीजें जो है वो निकल कर आती है। सो उस ऊपर वाली इक्वेशन से, यानी कि फ्रॉम दिस इक्वेशन आप एक चीज तो बोल सकते हो, अगर आपके पास लेट से कोई एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, आपको पता है कि आपके पास जो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच आपके पास क्या होता है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन आपके पास डेल्टा एच इज व्हाट, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, एंड फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज व्हाट, दिस इज योर नेगेटिव। सिंपल सी बातें हैं, ये क्लास 10th 11th से आप इसको पढ़ते हुए आ रहे हो, राइट। तो अगर मैं बात करूंगा पहले लेट से कि मैं बात कर रहा हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो उसके लिए आपके पास डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। अगर अब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, लेट से कि मैं यहां पर अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं T1 से T2, और जो मेरा T2 है दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन T1। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, यानी कि आपका जो T2 है दैट इज व्हाट, दैट इज ग्रेटर देन T1, तो आपके पास ये चीज क्या आएगी भाई, दिस विल बी पॉजिटिव, राइट। टेम्परेचर आपके पास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है इन एब्सोल्यूट स्केल यानी कि केल्विन स्केल के अंदर, तो ये चीज आपके पास क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। आर आपके पास पॉजिटिव होता ही है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपके पास डेल्टा एच क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि सब कुछ क्या है आपके पास पॉजिटिव में है। दैट मींस आपके पास ln K2/K1 क्या है, आपके पास पॉजिटिव में है, और अगर ऐसा होता है दैट मींस आपके पास जो एक K2 है दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन K1। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, सो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन आपका K2 क्या हो गया है, K1 से बड़ा हो गया है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज हो गया है। ये बातें हम लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, बट मैंने यहां पर लिखी हुई है दैट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर द के इक्विलिब्रियम विल डिक्रीज। एंड फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा क्यों होगा, उल्टा क्योंकि फॉर आपके पास जो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसके लिए आपके पास जो यहाँ पर डेल्टा एच है दिस इज व्हाट, दिस इज नेगेटिव, जिसकी वजह से आपके पास हो जाता है ये चीज नेगेटिव, और अगर आपके पास ये नेगेटिव होगी दैट मीन्स आपका जो K2 क्या हो जाएगा, आपके पास K1 से छोटा हो जाएगा। तो ऑलरेडी पहले भी कवर कर चुके हैं, आई होप कि आपको याद भी हो दैट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम डिक्रीजेस, एंड इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर द के इक्विलिब्रियम विल इंक्रीज। सिंपल सी बातें थी ये, लेकिन अभी हम समझते हैं कि अगर आपके पास ये के इक्विलिब्रियम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, राइट। यानी कि आपके पास जो रिएक्शन है किस तरफ शिफ्ट हुई है इन ऑर्डर टू अटेन द इक्विलिब्रियम अगेन, हम उसको समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। वी कैन इजिली मेमोराइज दिस डिपेंडेंस बाय कंसीडरिंग हीट एज वन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मैथमेटिकली अभी समझेंगे, लेकिन जो चीज आपके पास मैंने यहां पर लिखी हुई है दैट फॉर एंडोथर्मिक टेम्परेचर के इंक्रीज से आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इंक्रीज होता है, एंड फॉर एक्सोथर्मिक विद इंक्रीज इन टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम डिक्रीजेस। इस चीज को आप इजीली मेमोराइज कर सकते हो। कैसे मेमोराइज करोगे, याद करो कि आपको याद है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, वो आपके पास क्या होता है। अगर आपके पास मैं यहां पर कोई भी एक रिएक्शन लिख देता हूं, लेट से मैंने यहां पर रिएक्शन लिखी है A प्लस का B इक्विलिब्रियम C प्लस का D, तो आपने फर्स्ट इफेक्ट के अंदर कहा था अगर मैं यहां पर अपने C की कॉन्सेंट्रेशन को लेट से मैं इंक्रीज करता हूं, देन अकॉर्डिंग टू लेजर प्रिंसिपल आपके पास ये जो रिएक्शन है वो उस तरफ शिफ्ट होगी जहां पर ये C क्या होगा, कंज्यूम होगा। दैट मींस कहां पर जाएगी रिएक्शन, आपके पास बैकवर्ड के अंदर जाएगी। तो ये बहुत ईजी है याद करने के लिए। सेम इस तरीके से आप यहां पर टेम्परेचर की डिपेंडेंस को भी याद कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, आपको यहां पर हीट को एज ए रिएक्टेंट और एज ए प्रोडक्ट इन दोनों में से कहीं ना कहीं आपको लिखना है। जैसे कि अगर आपके पास रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, तो आपको पता है कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो उसको हीट चाहिए होती है इन ऑर्डर टू प्रोसीड द रिएक्शन, यानी कि इस केस में आपके पास हीट क्या हो जाएगा, एज ए रिएक्टेंट आपको उसको यहां पर लिखना है, यानी कि रिएक्टेंट की साइड में आप इसको लिख दोगे। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, भाई टेम्परेचर के इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि आप सिस्टम को हीट दे रहे हो। दैट मींस अगर आप यहां पर हीट को इंक्रीज कर रहे हो और अब मैं यहां पर इस हीट को एक रिएक्टेंट की तरह कंसीडर कर रहा हूं, तो अगर आपके पास यहां पर ये हीट इंक्रीज होगी देन अकॉर्डिंग टू ली चाइल्ड प्रिंसिपल आपके पास रिएक्शन कहां पर मूव करने वाली है, जहां पर आपके पास ये हीट क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, यानी कि खत्म हो जाए। और ये खत्म कहां पर होगी, जब पास क्या होगा, यहां पर रिएक्शन बैकवर्ड के अंदर फॉरवर्ड के अंदर मूव करेगी, क्योंकि अगर आपके पास रिएक्शन यहां पर जाएगी बैकवर्ड के, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर ये जाएगी आपके पास फॉरवर्ड, यहां पर क्या होगा, यहां पर हीट का होगा आपके पास कंजप्शन, यानी कि आपके पास हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कितना इजीली आप इसको याद कर सकते हो अगर आप यहां पर अपने हीट को एज ए रिएक्टेंट लेकर चलोगे। और अगर आपने अपने हीट को एज ए रिएक्टेंट लिया तो जब मैं टेम्परेचर को करूंगा इंक्रीज, यानी
यानी कि जब मैं हीट को करूंगा इंक्रीज, तो आप साफ साफ बोल सकते हो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपकी रिएक्शन मूव करेगी, यहाँ पर क्या फॉरवर्ड के अंदर मूव करेगी। अगर मैं इसी रिएक्शन के लिए लिखना चाहता हूँ अपना केसी, तो मेरे पास केसी क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, मेरा केसी यहाँ पर हो जाएगा केसी इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड डिवाइड बाय इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब अगर आपके पास की रिएक्शन फॉरवर्ड के अंदर मूव कर रही है, दैट क्लियरली मींस कि आपके पास क्या बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी आपके पास इंक्रीज होगी, यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इनका न्यूमरेटर इंक्रीज होगा। एंड ऑल्सो आपके पास यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि आपके पास क्या होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर ये आपके पास हो रहा है डिक्रीज, ये आपके पास हो रहा है इंक्रीज, एंड इन दोनों फैक्टर की वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, दिस केसी वैल्यू विल ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज। इसीलिए आप लोग क्या बोलते हो, दैट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, कि इक्विलिब्रियम विल इंक्रीज। इस तरीके से आप उस इंक्रीज को समझ भी सकते हो। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज दैट मींस हीट इज सप्लाइड, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर हीट इज बीइंग कंज्यूम्ड, दैट इज इन फॉरवर्ड रिएक्शन। ऑल्सो आपका केसी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू concentration of B. If concentration of product increases and concentration of reactant decreases, then the value of Kc will increase. यही इफेक्ट आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा है। और अगर आपके पास लेट्स से रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उस केस में आप हीट को क्या लेकर चलोगे, एज ए प्रोडक्ट लेकर चलोगे, राइट। आपके पास जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर कोई एक रिएक्शन ले देता हूँ, यहाँ पर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है दैट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर मैं यहाँ पर हीट को लेकर चलूंगा एज ए प्रोडक्ट, और अगर मैं इस टाइम के ऊपर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं हीट को सप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि मैं हीट को इंक्रीज कर रहा हूं, तो आप कह सकते हो इजीली कि अकॉर्डिंग टू डी चाइल्ड प्रिंसिपल आपके पास रिएक्शन कहां पर मूव करेगी, ये बैकवर्ड के अंदर मूव करेगी, ताकि आप लोग क्या कर सको, यहां पर इस हीट को कंज्यूम कर सको। क्योंकि आपके पास यहां पर क्या होगा, जब ये जाएगी बैकवर्ड के अंदर तभी क्या हो रही है, आपके पास हीट खत्म हो रही है, क्योंकि आप यहां पर हीट लेकर चल रहे हो एज ए प्रोडक्ट, आपने इसको कंसिडर किया है। सो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज दैट मींस हीट इज सप्लाइड, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर हीट इज बीइंग कंज्यूम्ड, दैट इज इन बैकवर्ड रिएक्शन इन दिस पर्टिकुलर केस वेयर योर रिएक्शन इज व्हाट, वेयर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर आपके पास रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड के अंदर, तो आपके पास ये रहा एक्सप्रेशन केसी का, अगर बैकवर्ड के अंदर जाएगी तो आपके पास सी और डी होंगे डिक्रीज, ए और बी होंगे आपके पास इंक्रीज, एंड ओवरऑल आप यहां पर बोल सकते हो कि आपके पास केसी क्या हो रहा है, अब डिक्रीज हो रहा है। और यही चीज आपने पहले याद की है। इफ रिएक्शन गोज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी डिक्रीजेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इंक्रीजेज एंड थस वैल्यू ऑफ केसी डिक्रीजेज। तो आप यहां पर हीट को ऐसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मान सकते हो, जस्ट टू मेमोराइज द थिंग्स हियर कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहां पर तो आपके पास केसी की वैल्यू ही चेंज आती है अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूं। इस चीज को तो आप स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहे हो। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के अंदर आपके पास क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इस कोर्स को फॉलो कर आप बड़े इजीली कर पाओगे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आप ऐसा चाह सकते हैं, चाहे वो आपके पास जैम का एग्जाम हो। जैम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैम में तो यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लेकिन नेट और गेट में कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, और नेट और गेट में इन कॉन्सेप्ट्स का वो यूज कर लेता है बड़े बड़े क्वेश्चंस को करने के लिए। तो जैम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेट और गेट की तैयारी कर रहे हो तब भी आपको इस टॉपिक को पढ़ना है, या फिर आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर आपके पास इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस आते हैं, तो यहां से इस लेक्चर के अंदर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर एज सच डायरेक्टली आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन द रिएक्शन। आपके पास एक रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स ट्वाइस ऑफ अमोनिया गैस, एंड आपको गिवन है यहाँ पर द डेल्टा H इज व्हाट, डेल्टा H इज लेस देन 0, और आपको ये ग्राफ गिवन है परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया और टाइम के बीच में कुछ इस टाइप का आपके पास ग्राफ है, और एक ग्राफ आपके पास है प्रेशर और T1 टेम्परेचर के ऊपर। प्रेशर यहाँ पर P है और आपके पास टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, T1 आपके पास टेम्परेचर है। नाउ इफ दिस रिएक्शन इज कंडक्टेड एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T2 with T2 greater than T1, the percentage yield of ammonia as a function of time is represented by। अगर मैं टेम्परेचर को यहाँ पर T1 से T2 में चेंज कर दूंगा और T2 मेरे पास यहाँ पर T1 से बड़ा गिवन है, तो आपके इस ग्राफ में क्या चेंज आएगा वही आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शंस है और आपको इन 4 ऑप्शंस के अंदर से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हो, कर देखिए कि आपके पास इसका आंसर क्या होगा। बाकी मैं तो यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ, बट एक बार प्लीज पॉज कीजिए और इसको आप लोग यहाँ पर कर एक बार जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं कि किस
तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक ग्राफ गिवन है। अगर मैं यहाँ पर इसी ग्राफ को देखूँ, आपके पास यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो परसेंटेज इल्ड है अमोनिया की वो स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रही है और कुछ टाइम के वापस क्या हो गया यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, यानी कि इतने टाइम वापस क्या आ गया यहाँ पर इक्विलिब्रियम इसने मेंटेन कर लिया है। तो ये आपके पास एक सिंपल सा ग्राफ है एट टेम्परेचर T1। आपके पास रिएक्शन कैसी है, डेल्टा H इज लेस देन 0, पास कैसा यहाँ पर एक्सोथर्मिक आपके पास रिएक्शन है। अब आपसे पूछा है कि अगर मैं टेम्परेचर को T1 की जगह T2 लेकर जाऊं, जहां मेरे पास T2 मेरे पास क्या है T1 से बड़ा है, तो मेरे पास इस ग्राफ में क्या चेंज आएगा। तो आप पढ़ चुके हो दैट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं दैट मीन्स मेरे पास क्या हो जाएगा K इक्विलिब्रियम विल डिक्रीज, और आपके पास यहाँ पर K इक्विलिब्रियम डिक्रीज हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, K इज इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब। तो अगर आपके पास यहाँ पर Kc की वैल्यू डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स आपके पास क्या हुआ होगा, ये जो न्यूमरेटर में चीज़ लिखी हुई है पास क्या हुई होगी, ये कम हुई होगी, यानी कि आपके पास जो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम क्या रहा होगा, अब कम हो जाएगी, जो कि आपके पास T1 टेम्परेचर के ऊपर थी। तो पहला आपने यहाँ पर क्या चीज़ निकाल ली है कि आपके पास क्या होगी, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके पास जो आपके पास रिएक्शन क्या हो जाएगी वापस से वो इक्विलिब्रियम के अंदर ही रहेगी। तो वो चीज़ तो आपको यहाँ पर देखकर चलनी है। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ देखता हूँ, पास यहाँ पर लेट्स से ऑप्शन नंबर ए है, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ऑप्शन नंबर बी की, तो आपके पास यहाँ पर जो ग्राफ है इसमें क्या गिवन है भाई कि T2 टेम्परेचर के ऊपर आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज ही होती जा रही है, यानी कि कभी भी क्या नहीं होगी, आपके पास इक्विलिब्रियम में जाएगी ही नहीं, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम जो आपके पास होगी कंसंट्रेशंस ऑफ ईच स्पीशीज वो जाती है कांस्टेंट। तो ये तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर वही चीज़ है, इनिशियल आपके पास 0 शुरू हो रही है, फिर ये इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी, और ऐसे दिख रखा है कि आपके पास इंक्रीज ही होती रहेगी कांस्टेंट टाइम के ऊपर भी। तो ऐसा भी नहीं होगा, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग आंसर, रॉन्ग ऑप्शन। तो बी और डी को आप यहाँ से काट सकते हो। अब बात करेंगे ए और सी की, तो इसमें डिफरेंस क्या है। ए में गिवन है आपके पास कि लेट से आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, आपके पास इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। सो एट इक्विलिब्रियम आपके पास जब T1 टेम्परेचर है उस टाइम पे आपके पास यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया कुछ इतनी गिवन है लेट से, और T2 के ऊपर क्या हो गई आपके पास वो कंसंट्रेशन अब इंक्रीज हो गई। लेकिन आप कह रहे हो कि जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास क्या था यहाँ पर, Kc होगा मेरा डिक्रीज, दैट मीन्स मेरी जो कंसंट्रेशन अमोनिया की वो कम होनी चाहिए इन कंपैरेटिवली जो भी आपके पास T1 टेम्परेचर के ऊपर थी, यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा इसका आंसर सही ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि T2 के ऊपर जो आपके पास यहाँ पर है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, दिस इज व्हाट, दिस इज लेस देन व्हाट यू हैव एट T1 टेम्परेचर। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बस जनरल सा फीचर आपको यूज करना था और ग्राफिकल बेस आपके पास एक क्वेश्चन था, और ग्राफिकल बेस क्वेश्चन आपके पास आजकल एग्जाम्स के अंदर आने लग गए हैं। तो एक टाइप बन सकता है उस टाइप का क्वेश्चन, और एक बन सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। आपके सामने लिखा हुआ मैंने अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दैट फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, आपके पास यहाँ पर एक रिएक्शन है फॉर ए गैस प्लस B2 गैस इक्विलिब्रियम आपके पास यहाँ पर है ट्वाइस ऑफ A2B गैस, द फॉलोइंग ग्राफ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। आपके पास ये ग्राफ कब आएगा, आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है नीचे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब एक बार मैं आपको ये ग्राफ समझा देता हूं कि आखिर आपके पास ग्राफ में क्या गिवन है यहाँ पर। तो आपके पास ये ग्राफ है बिटवीन कंसंट्रेशन और टाइम। तो आपके पास यहाँ पर है कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ B2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ A2B। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास दिस इज व्हाट, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, दिस इज व्हाट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B2, एंड आपके पास इनिशियल यहाँ पर A2 बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके पास ये थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, एंड दिस इज इंक्रीज, एंड कुछ टाइम के बाद आपके पास यहाँ पर क्या हो गया है, इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। दैट मींस इसने क्या कर लिया है, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कुछ चेंज, दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज, राइट। तो कुछ चेंज आपके पास यहाँ मेंशन किया हुआ है, और चेंज के बाद क्या हुआ है, यहाँ पर ए हुआ है इंक्रीज, B2 हुआ है इंक्रीज, एंड A2B क्या हुआ है डिक्रीज, एंड आफ्टर सम टाइम इसने क्या कर लिया, वापस से इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है, यानी कि आपके पास क्या होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन वापस से कांस्टेंट हो गई है। तो इस टाइप का ग्राफ आपके पास किस कंडीशन की वजह से आएगा, यानी कि जो ये चेंज यहाँ पर हो रहा है, ये चेंज बेसिकली आपको यहाँ पर चेक करना है कि चेंज क्या है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वीडियो को अगेन पॉज कर सकते हो, कर देखिए, बाकी मैं तो इसको कराऊंगा, एंड बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको आज एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा। तो पहले हम समझते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ऑप्शंस आपको यहाँ पर सारे के सारे चेक करने हैं। आपके पास यहाँ पर क्या है, 4A गैस प्लस B2 गैस
इक्विलिब्रियम एंड ट्वाइस ऑफ A2B गैस। पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है, यहाँ पर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो भाई टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपके पास रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड के अंदर की बैकवर्ड के अंदर। उसके लिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो रिएक्शन है ये आपके पास एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। अगर ये आपके पास क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है तो आप इस ऑप्शन को बिल्कुल भी टिक नहीं करोगे। दिस इज नॉट योर आंसर, आप इसको पढ़ोगे भी नहीं, राइट। सेकंड चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है इंक्रीजिंग प्रेशर, यानी कि अगर मैं एक्सटर्नली इक्विलिब्रियम के ऊपर इस रिएक्शन के लिए प्रेशर को इंक्रीज कर दूंगा तो मेरे पास क्या होगा। आपको पता है दैट अकॉर्डिंग टू लीजेंड्रे प्रिंसिपल आपके पास रिएक्शन वहां पर शिफ्ट होगी जहां पर प्रेशर क्या होगा, देन कम होगा, क्योंकि आपने इंक्रीज किया है। तो इसका काउंटर अटैक क्या होगा, जहां पर डिक्रीज हो रहा है। तो आपके पास यहां पर कितने मोल्स हैं गैस के, 2 मोल्स हैं। आपके पास यहां पर कितने मोल हैं गैस के, यहां पर पास है 5 मोल्स, 4 इसके हैं और 1 इसका है। तो आपके पास कम मोल्स कहां पर है, प्रोडक्ट के अंदर है। यानी कि अगर मैं एक्सटर्नली प्रेशर को इंक्रीज करूंगा देन माई रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि आपके पास यहां पर क्या है, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम है और यहां पास क्या है, प्रेशर कम है। तो अगर ये फॉरवर्ड के अंदर शिफ्ट होगी तो आपके पास A डिक्रीज होना चाहिए चेंज के बाद, B2 डिक्रीज होना चाहिए एंड A2B इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन आपके पास चेंज के बाद आप यहां पर देख सकते हो कि आपके पास A जो है वो इंक्रीज हो रहा है, B2 जो है वो इंक्रीज हो रहा है और जो आपके पास A2 यहां पास क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। यानी कि चेंज के बाद आपके पास रिएक्शन कहां पर जा रही है, बैकवर्ड के अंदर मूव कर रही है। बट इंक्रीजिंग प्रेशर की वजह से आपके पास रिएक्शन कहां पर जाएगी, फॉरवर्ड के अंदर जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी भी आपके पास यहां पर इसका आंसर नहीं है। A भी नहीं था और B भी नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंक्रीजिंग वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को इंक्रीज बोल लो या फिर प्रेशर को डिक्रीज बोल लो, बात क्या है, सेम है। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए बाहर से प्रेशर को डिक्रीज कर दूंगा तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू लीजेंड्रे प्रिंसिपल इक्वेशन जाएगी उस तरफ, आपके पास जो रिएक्शन है वो उस तरफ शिफ्ट करेगी जहां पर आपके पास क्या होगा, प्रेशर होगा ज़्यादा। यहाँ है आपके पास 5 गैस के मोल, यहाँ है आपके पास 2 गैस के मोल, यहाँ आपके पास क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर है। दैट मीन्स क्या होगा, पास रिएक्शन जाएगी आपके पास बैकवर्ड के अंदर। यानी कि आपके पास A भी इंक्रीज होगा, B2 भी इंक्रीज होगा और आपके पास यहाँ पर A2B क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट मीन्स डिक्रीजिंग प्रेशर की वजह से, यानी कि इस चेंज की वजह से आपके पास ये ग्राफ पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी एक बार मैं ऑप्शन नंबर डी को भी यहां पर पढ़ लेता हूं कि आखिर ऑप्शन नंबर डी में क्या है। तो यहां पर है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो भाई कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर अगर मैं इनर्ट गैस को डालता हूं तो उससे तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ये तो इसका आंसर होगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको यहां पर गिवन होता कि आपके पास डेल्टा H लेस देन 0 है या फिर डेल्टा H ग्रेटर देन 0 है तो आप एक बार इस ऑप्शन को भी दोबारा से पढ़ते ध्यान से कि क्या इफेक्ट हो रहा है, लेकिन यहां पर गिवन नहीं है तो आपने उसको नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। अब करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द फॉलोइंग रिएक्शन इज अलाउड टू रीच एट इक्विलिब्रियम। ये आपके पास रिएक्शन है ट्वाइस ऑफ O3 गैस, इक्विलिब्रियम थ्राइस ऑफ O2 गैस। व्हाट हैपेंस टू द रिएक्शन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज इंक्रीज्ड। यानी कि आपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स आपने क्या किया है, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज किया है तो इसका काउंटर अटैक क्या होगा कि आपको प्रेशर को इंक्रीज करना होगा। प्रेशर कहां पर ज्यादा है, यहां आपके पास है 3 गैस के मोल, यहां आपके पास है 2 गैस के मोल। तो जहां पर गैस के मोल ज्यादा वहां पर प्रेशर ज्यादा। दैट मीन्स आपके पास रिएक्शन कहां मूव करेगी, ये फॉरवर्ड के अंदर मूव करेगी, यानी कि शिफ्ट टू द राइट। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर मैंने चेंज दिया है कि आपने क्या किया है, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। बट ये चेंज कुछ भी हो सकता है कि आपने कंसंट्रेशन ऑफ O3 को इंक्रीज कर दिया, कंसंट्रेशन ऑफ O3 को डिक्रीज कर दिया, O2 को इंक्रीज कर दिया, O2 को डिक्रीज कर दिया, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, इनर्ट गैस आपने डाल दी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, इनर्ट गैस आपने डाल दी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो कोई भी चेंज वो आपको दे सकता है। तो आपको हर एक चेंज से ये पता होना चाहिए कि आपके पास रिएक्शन जो है वो कहां पर आपके पास शिफ्ट होगी। अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, है ना, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले ही। तो ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन होगा, इसका मैं आंसर भी आपको बताऊंगा, लेकिन इसको कर देखिएगा आप। एंड दिस इज ए MSQ क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू फॉर द बिलो ग्राफ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, A गैस प्लस B गैस इक्विलिब्रियम आपके पास क्या है, C गैस। दिस इज योर A का ग्राफ, दिस इज योर B का ग्राफ, दिस इज योर C का ग्राफ एंड दिस इज योर चेंज। आपके पास यहाँ पर ये मैंने किया हुआ है कुछ इस तरीके से चेंज, और आप देख सकते हो कि चेंज के बाद A हो रहा है इंक्रीज, B हो रहा है इंक्रीज एंड C हो रहा है डिक्रीज। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन A प्लस B
इक्विलिब्रियम सी। अगर मैं चेंज के बाद चेक कर रहा हूँ कि मेरा ए इंक्रीज़ हुआ है, बी इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि चेंज के बाद मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पर रिएक्शन बैकवर्ड के अंदर शिफ्ट हुई है। तो आपको बस ये चेक करना है कि आपके पास ये रिएक्शन बैकवर्ड के अंदर कब जाएगी। आपके पास यहाँ पर मैंने कुछ इफेक्ट्स लिखे हुए हैं। पहला है इंक्रीज इन टेम्परेचर, दूसरा है इंक्रीज इन प्रेशर, तीसरा है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड आपके पास डी है इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब ऑप्शन को देखने से पहले काफ़ी सारे बच्चों ने देख लिया होगा इसका आंसर क्या है, लेकिन आंसर आप देख लो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आंसर आपको दिख रहा है, इस आंसर में जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, क्या उस ऑप्शन की वजह से आपके पास जो ये ग्राफ है, क्या वो ग्राफ आपके पास बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ रही हैं या फिर समझ में नहीं आ रही हैं। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब कुछ समझ लोगे तो क्वेश्चंस को तो आप बड़े इजीली अप्रोच कर पाओगे। सो दिस इज द कोर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कुछ चीज़ें जो हमने यहाँ पर छोड़ी हैं, दैट इज हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, बस एक चीज़ छोड़ी है, दैट इज कि आपके पास Kn क्या होता है और Kx क्या होता है। तो इसको आप कहीं से पढ़ लेना यार, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर लिखते हो कि आपका Kp क्या होता है भाई, Kp इज इक्वल टू व्हाट, आपके पास लेट्स से रिएक्शन आपके पास क्या है, A प्लस बी, इक्विलिब्रियम C है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ C डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का पास वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पास मोल फ्रैक्शन ऑफ C इंटू टोटल प्रेशर डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू टोटल प्रेशर। आप इसको यहाँ पर इसको काट दो, क्या बन जाएगा पास, ये बन जाएगा XC अपॉन में XA इंटू में XB इंटू में 1/PT। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो, अगर मैं यहाँ पर लेट से लेकर चलूँगा कोफिशिएंट्स को भी, आपके पास यहाँ पर A कोफिशिएंट है, B है, यहाँ पर C है, तो यहाँ पर क्या आएगा पास C आएगा, यहाँ आपके पास क्या आएगा A आएगा, यहाँ पास क्या आएगा B आएगा, रेज टू दी पावर C, रेज टू दी पावर A, रेज टू दी पावर B, रेज टू दी पावर C, रेज टू दी पावर B एंड अच्छा रेज टू दी पावर A आएगा यहाँ पर एंड रेज टू दी पावर B। और अब आप यहाँ पर इसको इस तरीके से काट नहीं पाओगे, तो आपके पास यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम PT रेज टू दी पावर व्हाट, रेज टू दी पावर डेल्टा Ng। और ये आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, Kp बन जाएगा। सो योर Kp इज व्हाट, Kp इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ C डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A। यहाँ पर पावर C लगा लो, पावर A लगा लो, पावर B लगा लो, राइट। एंड दिस थिंग इज नोन एज व्हाट, आपके पास अगर मैं इस रेशियो को यहाँ पर लिख कर चलता हूँ, मोल फ्रैक्शन पास क्या बन जाएगा, देन दिस विल बी इक्वल टू Kx। बस इतना ही सा तो है ही है। और आपके पास यहाँ पर क्या है, टोटल प्रेशर है, आपके पास यहाँ पर क्या है, डेल्टा Ng है। तो ये अगर बन गया रिलेशन आपके पास Kp और Kx के बीच में, Kp इज इक्वल टू व्हाट, Kx इंटू में टोटल प्रेशर रेज टू द पावर व्हाट, डेल्टा Ng। अब आपके पास होता है Pv इज इक्वल टू nRT भी, तो आप यहाँ पर P को लिख सकते हो nRT/V। तो आप इस रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हो दैट Kp इज इक्वल टू व्हाट, Kx इंटू में nRT/V की पावर डेल्टा Ng। हालांकि मोल्स आपने इंक्लूड कर दिए हैं, तो n को चाहे आप यहाँ पर लिखो चाहे मत लिखो। तो आप रिलेशंस को किस तरीके से भी मोल्ड कर सकते हो। बस आपके पास Kx बेसिकली क्या होगा, Kx आपके पास होता है रेशियो ऑफ योर प्रोडक्ट डिवाइड बाय रेशियो ऑफ योर रिएक्टेंट, ईच रेज टू पावर इक्वल टू देयर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन। तो जब मैं मोल फ्रैक्शन को लेकर चलूंगा तो आपने यहाँ पर देखा है कि Kp क्या बन जाएगा आपके पास, Kp इज इक्वल टू Kx इंटू में टोटल प्रेशर रेज टू दी पावर व्हाट, डेल्टा Ng। तो इसको आप कर देखिएगा, आपको क्लास 11th की बुक के अंदर भी ये रिलेशन मिल जाएगा। एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम को, जिसके अंदर आपके पास जितने भी कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं इस कोर्स के अंदर, उनका मैं बशर्ते यूज़ करने वाला हूं। तो प्लीज़ आप इस कोर्स को रिवाइज करते रहिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मिल जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप RJ अकेडमी की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप हमें गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज़ हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए इस तरीके से नए नए कोर्स लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलूंगा मैं फिर कभी किसी और कोर्स के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।